सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पेट केयर प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है। जिस प्रकार हमें हमारे शरीर को खुद को गर्मियों से बचाना होता है, इसी प्रकार हमें हमारे पालतू पशुओं को भी गर्मियों के कहर से बचाना अत्यंत आवश्यक है। क्या किया जाए ऐसे गर्मियों के मौसम में, किस प्रकार से पालतू पशुओं की देखभाल की जाए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है ग्रीष्म ऋतु में पालतू पशुओं की देखभाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी, जो कि एक वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। साथ ही हैं श्री निखिल खरे जी। निखिल खरे जी एक पशुपालक हैं और एक लंबे समय से पशुपालन करते आ रहे हैं। आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे छोटे पशुओं के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे पेट लवर्स जो हैं वो डॉग्स भी पालते हैं, कैट्स भी पालते हैं, और इनमें खासकर फॉरेन ब्रीड्स के आजकल डॉग कैट्स ज़्यादा हो गए। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इन छोटे पशुओं को किस प्रकार से अब हमें गर्मियों से बचाने की आवश्यकता है और किस प्रकार से हम उनकी रक्षा करें? पहली बात तो ये है कि हमारे सारे पशुओं को, छोटे हों चाहे बड़े, उनको ठंडा पानी पीने का 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक या दो बार पानी पिला दिया उनको और रख दिया। गर्मी में उनके पास पर्याप्त ठंडा पानी अवेलेबल रहना चाहिए और दो या तीन बार उसको पानी को भी चेंज करें, क्योंकि वो रखे रखे गर्म हो जाता है ना। तो सब पानी की अवेलेबिलिटी पूरी तरह होना चाहिए। दूसरी बात, अगर जैसे हमारे छोटे पशुओं की बात की आपने, डॉग्स को आप जो टहलाने ले जाते हैं, धूप में ना ले जाएं, थोड़ा जल्दी अर्ली मॉर्निंग ले जाएं, शाम को लेट इवनिंग में ले जाएं। धूप में या कहीं लॉन में आप बांध के रखते हैं या बगीचे में बांध के रखते हैं तो कोशिश करें छाया हो, छायादार स्थान पर ही पशुओं को बांधें। अननेसेसरी उनको धूप से बचाएं, हवा से बचाएं गर्म। मतलब पूरी कोशिश ये रहना चाहिए कि जब खड़ी धूप हो उस समय हमें उनको बाहर बिल्कुल ना ले जाए। डॉक्टर साहब, कई पशुपालक भाई इनको दिन में भी नहला देते हैं, गीला कर देते हैं कि इनको गर्मी कम लगेगी। अब डॉग्स हो, कैट्स हो, तो ये कहाँ तक ठीक है? सर, अर्ली मॉर्निंग नहलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेट इवनिंग नहलाएं। दोपहर में नहलाना नुकसानदायक है, क्योंकि टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है वही इन्फेक्शन का एक कारण बनता है। जैसे 2 बजे या 12 बजे आप पशुओं को नहला रहे हैं, गाय भैंसों के लिए बहुत अच्छा है ना। गाय भैंसों के लिए अच्छा है और काफ़ी देर तक नहलाएं उनको। ये नहीं कि नहला के केवल गीला कर दिया हटा दें, उनका टेम्परेचर डाउन होने दें। गाय जैसे भैंसों को तो जनरली दिन में 3-4 बार नहलाया ही जाता है बड़े बड़े पशुओं के लिए, लेकिन डॉग्स एंड कैट को या तो अर्ली मॉर्निंग नहलाएं या शाम को नहलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कईयों बार देखा है जो डॉग्स से, कैट्स से, ये किसी गीले स्थान में, नमी वाले स्थान को ढूंढ के वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे बैठने से इनको फिर किस प्रकार की तकलीफ़ें हो सकती हैं और क्या इनको वहाँ बैठने दिया जाए या फिर बचाया जाए? सर, पशुओं में छोटा बच्चा भी होगा ना, जी जी, तो वो टेम्परेचर के प्रति बड़ा सेंसिटिव होगा। अगर 2 महीने का बच्चा भी है ना, तो उसको पूरे कमरे में ये मालूम पड़ जाएगा इस पूरे कमरे में ठंडा स्थान कौन सा है, वो वहीं जाके बैठेगा। दूसरी बात, उनका बॉडी पॉस्चर जो होता है वो भी काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं। जैसे ठंड के दिन में वो सुकड़ के बैठते हैं, गर्मियों के दिन में वो फैल के लेट के बैठता है। जी जी जी, है ना? बिल्कुल सही कहा। बाल और ये पशुओं में नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो टेम्परेचर से अपनी बॉडी को कैसे बचाते हैं, है ना, जी या ठंड से कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा बिल्ली या डॉग्स बड़ा ठंड में कुंडली मार के बैठ जाता जी है। जी, बिल्कुल। है तो वो जी अपने आप को बचा लेता है। जी, डॉक्टर साहब, वहीं हम बात करें इनके बालों की, यदि हम बात करें फर जो होते हैं इनके, तो इनको ट्रिमिंग कराने से किस हद तक इनको गर्मियों से निजात मिलती है? कि ट्रिमिंग कराना किस हद तक ठीक है? सर, ब्यूटी के हिसाब से ट्रिमिंग करवाना, केवल उनकी जो शेप है उसको ठीक करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसके पूरे कोट को रिमूव कर देते हैं, कोट जो होता है वेदर प्रोटेक्शन के लिए ही नेचर ने प्रोड्यूस किया हुआ है, ठंड या गर्मी से उसको बचाव के लिए ही प्रोड्यूस किया है ना। तो बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक मिथ है कि हमारे जो कैट्स हैं, डॉग्स हैं, इनके जो हम फरों को हम ट्रिम करा देते हैं, छोटे करा देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति ने उन्हें दिया है उसके साथ आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। इनको ज़्यादा ट्रिमिंग कराने से इनको गर्मी में कोई भी फर्क बल्कि आप नहीं सनलाइट पड़ेगा। से और एक्सपोजर दे देंगे आप इनको। अगर इनको पूरी तरह फर साफ करवा दिया आपने
तो सनलाइट से और हवा, गर्म हवा से आप एक्सपोजर दे रहे हैं अपने पशुओं को, इसलिए जी। और डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि आपने इनके फरों को कटवा दिया, छोटे करवा दिए, तो ये डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आने से इनको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि शायद फिर इनको और ज़्यादा तकलीफें भी उससे डेफिनेटली बढ़ सकती हैं। खरे जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने पशु इस समय आपके वहाँ पे मौजूद हैं और देखभाल किस प्रकार से की जा रही है? इस समय हमारे पास 15 गिर की गाय जी जी। मौजूद हैं और कुछ छोटे पशु भी हैं। तो गर्मियों में विशेष रूप से हमें ध्यान रखना पड़ता है उनके रखरखाव का और खान पान का। तो इसके लिए हम लोग शेड में जो होता है कोशिश करते हैं कि जो टीन की जहाँ पे छतें हैं या कोई पक्का शेड नहीं है उसमें कुछ शेड बनाने की, और उसके लिए जो सूखा चारा होता है ये सब उनके ऊपर टीन के शेड के ऊपर लगा देने से, या उसके शेड के नीचे भी अपन कुछ चारे की या कुछ थर्मोकोल के सूट की व्यवस्था करते हैं, जिससे डायरेक्ट जो सूर्य की धूप है वो गर्म ना करे। और इसके अलावा जो क्रॉस वेंटिलेशन जो होता है, मतलब हवा का आवागमन सुचारू रूप से रहे, और वहाँ पे जो खिड़की और दरवाजे होते हैं उनमें भी अपन मोटी जो बोरी होती हैं उनको लगा के उसमें पानी की जो होती है फुब्बारे से तराई करते हैं, जिससे थोड़ा सा हवा आती रहे। और टेम्परेचर को करने के लिए कूलर और पंखे की व्यवस्था यदि आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पे एक माहौल ठंडा होना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे छोटे पशुओं की। हमने अक्सर देखा है जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को हमने अक्सर देखा है कि इस मौसम में इनके व्यवहार में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये कुछ आक्रामक से रहते हैं, एकदम से झपटने लगते हैं। तो क्या ये गर्मी का असर है या कुछ और है? आप क्या बताना चाहेंगे? सर, गर्मी में तो असर तो नेचुरली थोड़ा सा तो होता ही है, लेकिन एक गर्मियों में जंगलों में क्या होता है कि जो वाइल्ड कैट या जेकल्स होते हैं ये पानी और खाने की तलाश में शहर की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और स्ट्रीट डॉग के संपर्क में आने से उनको रेबीज़ होता है ना। ये डॉग बाइट करते हैं या उनको चाटते हैं या संपर्क में जैसे भी आते हैं उनकी सलाइवा से हमारे स्ट्रीट डॉग कुछ जो बाउंड्री पे हैं शहर की, है ना, उनमें रेबीज़ के लक्षण आ जाते हैं। फिर वो उनका 10 दिन तक बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो काफ़ी फ्यूरियस हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाते हैं और अटैक करते हैं। वो ये तो इंसान पर अटैक कर देते हैं या फिर देशी पशुओं पर अटैक कर देते हैं, अपने गाय भैंसों पे या बकरी पे। जी बिल्कुल। इसके लिए तो अत्यंत आवश्यक है कि नगर पालिका या नगर निगम जो भी आपका क्षेत्र लगता है वहाँ पे आप तुरंत वहाँ पे संपर्क करके ऐसे जो डॉग्स हैं जो काट रहे हैं, जो आक्रमण कर रहे हैं, उनको इमीडिएट वहाँ से आप रेस्क्यू करने की वहाँ पे व्यवस्था की जानी चाहिए। खरे जी, बात हो रही थी छोटे पशुओं की निल्हाने की बात हुई थी और डॉक्टर साहब ने अभी बीच में बताया था कि आप बड़े पशुओं को तो आप जितना ज़्यादा चाहें आप निल्हा सकते हैं। तो कितने टाइम फिर आप उनको निल्हा रहे हैं और किस किस सुबह शाम को? इनको बड़े पशुओं को तो कम से कम दिन में 3 से 4 बार आपको नहलाना चाहिए, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और कोशिश करें कि उनको यदि फुब्बारे से भी अपन नहलाने की व्यवस्था कर सकें या भैंसों को थोड़ा सा पानी में कुछ देर आप छोड़ सकें। जी जी। और ख़ास तौर से इनमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी का आजकल जो पीने का है तो उनको थोड़ा सा ठंडा पानी जो मटकों में रख के भी आप उनको दे सकते हैं, और सुचारू रूप से उसकी ऐसी व्यवस्था करें कि पानी आप दिन में 2-3 बार बदलें, जिससे वो गर्म भी ना हो पाए। और यदि इनके जो पानी देते हैं उनके बर्तन यदि टीन के ड्रम वगैरह हैं तो उनको हटा के यदि सीमेंट की अपन टंकी आदि बना दें, उसमें चूने का थोड़ा सा लेप कर दें, उसमें पानी डालें और कोशिश करें कि वो थोड़ा सा पेड़ों के बीच में थोड़ा छाए में वो पानी का स्थान रहे। तो ऐसा करके बिल्कुल साफ़ पानी उनको और थोड़ा ठंडा पानी दें, और नहलाने का भी कम से कम 3 से 4 बार बड़े जी जी। वहीं डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें इन बड़े पशुओं के जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए सर क्या विशेष सावधानियां रखनी है? उनको तो गर्मी और लू का असर ज़्यादा जल्दी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप इस बारे में? सर, एक तो उनका डाइट प्रॉपर रखें, है ना। ठंडा पानी तो जो बता ही दिया आपको, ठंडा पानी तो अवेलेबल करवाएं। डाइट और विटामिन सप्लीमेंट उनको चालू करें, मिनरल मिक्सचर देते रहें तो उनकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे चर्चा हुई है लू के लेकर, तो डॉक्टर साहब ऐसे क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या लक्षण रहते हैं जिसे एक पशुपालक भाई पहचान सकता है कि हाँ इस
पशु को लू लग गई है, इसमें लक्षण आ गए हैं, तो वो किस प्रकार पहचान सकता है? सर 1-2 दिन का पहले का टेम्परेचर थोड़ा सा पशुपालक को ध्यान देता है कि कल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था या कम था, है ना। 40 या 45 के ऊपर ही लू लगती है पशुओं में, है ना। सबसे पहले तो पशु खाना बंद कर देता है, उसको हाई फीवर हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। तो अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। और आजकल तो विभाग ने एक 1962 नाम की योजना भी निकाल दी है, जिसमें आपके घर पे पशुओं का इलाज हो जाएगा। 1962 ये जो योजना के बारे में बात करें, ये शायद एम्बुलेंस की जो सुविधा है। जी जी डॉक्टर साहब। सर ये मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 440 स्थानों पे पशु एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई है पशुपालकों के लिए। इसमें छोटे बड़े सभी पशुओं का इलाज इन डॉक्टरों के द्वारा किया जाएगा और पूरे प्रदेश के 404 स्थानों पे ये रहेगी। और हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस, जो अपना ब्लॉक है, तहसील से नीचे एक ब्लॉक होता है ना, वहाँ पर एक एम्बुलेंस और एक डॉक्टर साथ में, और उसका एक पैरावेट, मतलब जो डॉक्टर का सपोर्टर होता है, वो सुबह 8 से शाम को 5 तक क्षेत्र में भ्रमण के लिए तैयार रहेंगे जी। और इसमें 150 रुपये का पशुओं को शुल्क देना होगा, होम विजिट होगी, और डॉक्टर उनको जो भी इंजेक्शन सरकारी होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कुछ मेडिसिन अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है और जो बहुत ही आवश्यक है, वो बाज़ार से भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि ये 1962 नंबर है, ये 1962 पे कॉल लगाने पे ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि 150 रुपये का इसमें न्यूनतम फीस है, शुल्क है। पशुपालक भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी एम्बुलेंस की सुविधा डॉक्टर साहब ने बताई कि 1962 एक एम्बुलेंस की सुविधा आपको दी गई है पशुपालक भाइयों को, और ये आप 1962 पे कॉल लगा के आप इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, किस उद्देश्य को लेकर यह सुविधा स्टार्ट की गई है? सर जो शहर के आसपास या तहसील या ज़िले के आसपास जो पशुपालक होते हैं, वो तो उनके नज़दीक होता है पशु हॉस्पिटल, वो डॉक्टरों के संपर्क में भी रहते हैं और मतलब अपने घर भी बुला लेते हैं, हॉस्पिटल भी ले जा सकते हैं जानवरों को जी। लेकिन विभाग के पास पहले की अपेक्षा काफ़ी काम है अब ज़्यादा। तो अब डॉक्टर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो फील्ड में उतना विजिट नहीं कर पाते, या डीपी जो इंटीरियर के जो गांव होते हैं, दूरस्थ अंचल होते हैं, है ना, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते। कई बार इमरजेंसी भी क्रिएट हो जाती है। और पशुपालन इंडस्ट्री अभी पिछले कुछ वर्षों में देश में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, बिना सरकारी इनपुट के या सरकारी इनपुट के साथ भी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एक व्यवसाय है। डॉक्टर साहब, ये कितनी देर में ये रिस्पॉन्ड कर देती है एम्बुलेंस? सर ये तो इसके ऊपर उसके पास जो पेंडेंसी कितनी है उसके पेंडेंसी और दूरी पे भी डिपेंड करेगा, डिपेंड करता होगा। खरे जी, चर्चा हो रही थी गर्मियों को लेकर और गर्मियों से बचाव को लेकर। खरे जी, कोई देसी उपाय आपने गर्मियों में, यदि आपके जानवरों को, पशुओं को लू लग गई है, तो कोई देसी उपाय आप करते हैं? जी, उसके लिए देखिए क्या होता है कि पशु को अपन को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पिलाना चाहिए, तो उससे उसकी गर्मी कम होती है। उसके अलावा उसके जो सिर के आसपास, सींगों के आसपास अपन ठंडे पानी की पट्टी जैसे अपन रख सकते हैं उसको। और इसके अलावा कूलर में उसको थोड़ा सा अपन रखें और पानी का फुवारा भी दे सकते हैं, जिससे अपना पहला होता है कि उसके शरीर की गर्मी को, तापमान को कम करें। इसके अलावा यदि कोई ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तापमान कम नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो फिर नज़दीकी पशु चिकित्सक, उसके बाद तो खैर पशु चिकित्सक से संपर्क करना ही है। डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम के तुरंत बाद बारिश का मौसम आ जाता है, तो बारिश के मौसम से पहले हमें हमारे पशुओं को कौन से वो अनिवार्य टीके हैं जो हमें लगवा ही लेना चाहिए, उसके बारे में बताएं। सब बड़े पशुओं को तो HS, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया और BQ, ब्लैक क्वार्टर नाम की 2 बीमारियों के टीके सरकार लगाती है। और पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में 100% टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सरकारी संस्थाएं के अपने जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो अपने आपके क्षेत्र में आएंगे, वो लगा के जाएंगे। और वैसे अगर छूट जाता है तो आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क कर उनको लगवाना है। अच्छा, कई बार जैसा आपने बताया कि छूट जाता है, कई बार हमने देखा है कि हमारे पशुपालक भाई लगवा नहीं पाते हैं समय पर, तो फिर वो लगवाते ही नहीं हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? पशुपालक में अवेयरनेस तो होना चाहिए, जो उसका रोजी रोटी है
और वो लगवा नहीं पाते। कई बार हम लोग भी फील्ड में जाते हैं या क्षेत्र में जाते हैं तो पशुपालक कहीं शादी ब्याह में जाता है या पकड़ने वाला नहीं होता है, ये दिक्कत तो व्यवहारिक है। जी तो बिल्कुल। इसके लिए पशुपालक को अवेयर होना चाहिए। जी बिल्कुल। खरे जी, क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब कहते हैं कि पशुपालक को तो बिल्कुल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। कितने कितने समय में आप टीके लगवा लेते हैं, और आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि यदि छूट जाता है तो कितना ज़रूरी है उस टीकों को लगवा नहीं, लेना? देखिए टीका लगवाना तो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से ये जो ग्रीष्म ऋतु का अंतिम समय है, जून जी के आसपास आदमी को सजग हो जाना चाहिए, पशुपालक को, और सारे टीकाकरण लगवा लेना चाहिए। या हम तो कहेंगे कि जो पशु चिकित्सा केंद्र में जाके एक उसका एक चार्ट बनवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उनकी जानकारी में रहती हैं सारी चीज़ें कि हमें कब और किस महीने क्या टीकाकरण करना है। जी। डॉक्टर साहब, जो गौ सेवक हैं, क्या गौ सेवक भी टीकाकरण में पशुपालक भाइयों की मदद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किस प्रकार से सर जानकारियाँ मुहैया करवा देते हैं? सर गौपालक का गौ सेवक का ये कॉन्सेप्ट है कि हर पंचायत स्तर पे एक युवा को पशुपालन विभाग ने ट्रेन किया था, जी जो सामान्य छोटा सा उपचार कर ले, तत्कालिक जो का उपचार होता है आकस्मिक, है ना, वो कर ले, ड्रेसिंग कर दे, घाव वाव की वो कर दे। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान कर ले और पशुपालकों में जागरूकता फैलाए। ये गौसेवक अपने निकटतम डॉक्टर के संपर्क में होते हैं और इनके माध्यम से भी टीकाकरण करवाया जाता है और इनको टेक्निकल गाइडेंस पूरा पशुपालन विभाग देता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल नस्ल सुधार के भी काफ़ी कार्यक्रम चला जा रहे हैं, और नस्ल सुधार के साथ साथ एक AI तकनीक के बारे में भी सुनने को मिलता है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। सर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो मतलब प्रोवन बुल हैं, प्रोवन बुल मतलब जिनकी माताओं ने काफ़ी ज़्यादा दूध दिया है, जी जी जैसे HF में 12,000, 14,000, 15,000 लीटर तक दूध दिया है, या गिर गाय में 6,000, 7,000 लीटर दूध दिया है, जिन माताओं ने, गायों ने, उनके बच्चों को सिलेक्ट करके, है ना, उनकी प्रोजेनी टेस्टेड करके, मतलब बच्चों को सिलेक्ट करके उनके मतलब वापस उनका वीर्य प्रिजर्व कर लिया जाता है, और उसके बाद उनका जो संतान होती है उसको भी टेस्टेड करके कि संतान में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई जेनेटिकल डिजीज़ तो नहीं है, ये टेस्ट करके उनके सीमन को से पूरे प्रदेश भर में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जी। स्क्रीन पे लगातार फ्लैश भी हो रहा है। पशु संवर्धन और नस्ल सुधार के जो भी कार्यक्रम है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, इसकी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी नस्ल सुधार को लेकर, तो नस्ल सुधार के और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? सर, नस्ल सुधार के लिए देशी पशुओं के लिए हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी योजना है, उसका गोपाल पुरस्कार योजना है। जो देशी गोवंश है भारत में, जो भारत की नेटिव नस्ल है, उनके लिए हम पुरस्कार वितरण का एक साल में सर्दियों में चलाते हैं प्रोग्राम। जी। हर जिले और हर ब्लॉक स्तर पर होता है। इसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपये होता है। उत्कृष्ट होना चाहिए आपका मिल्क प्रोडक्शन में जानवर। जी। बात हुई खरे जी मिल्क प्रोडक्शन को लेकर, तो जो हमारे नए पशुपालक भाई हैं जिन्होंने अभी इस रोज़गार को अपनाया है, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे नस्ल सुधार को लेकर भी चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, और नए पशुपालक भाइयों को आप क्या कहेंगे, वो किस प्रकार से नस्ल का चुनाव करें ताकि उनको बेहतर मिल्क प्रोडक्शन भी मिल सके? देखिए, नस्ल के लिए तो आपको अच्छी नस्ल की दुधारू गाय तो चाहिए ही होती हैं। तो यदि देसी गाय का पालन है तो गिर की गाय काफ़ी अच्छी होती हैं। इसके बाद अलावा जो चिकित्सक और मार्गदर्शक होते हैं इसके, जो वेटनरी के, जी जी, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और ख़ास तौर से पशु का जो खान पान होता है, इस पे, मिनरल पे, इन सब चीज़ों पे और टीकाकरण पे, इस सब को ध्यान में रख के उसका मतलब दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। खरे जी, क्या कहेंगे यदि पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाया जाए? खासकर हमारे जो युवा हैं उनका भी काफ़ी रुझान पशुपालन की तरफ देखा गया है। यदि इसको स्वरोजगार के रूप में अपनाया जाए तो सर किस प्रकार का यह बिजनेस लाभ का धंधा उनके लिए साबित हो सकता है? देखिए, ये आजकल जो शहरों में और गाँव में बेरोजगारी भी चल रही है, उसके लिए एक ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसमें आपको मार्केट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़ है। और पूरा मार्केट आपके आसपास ही होता है, और पूरा आपका जो उत्पादन है वो पूरा खप जाता है मार्केट में। तो इसके लिए जिसके पास भी ज़मीन है या थोड़ी सी भी घर के आसपास ज़मीन है,
वो 2 या 3 पशु से भी एक अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और ये अपने साथ साथ किसी रोज़गार के साथ साथ, जैसे गांव में छोटा मोटा रोज़गार कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी पशुपालन का एक अच्छा रोज़गार, बकरी पालन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, किसी भी प्रकार के रोज़गार साथ में कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे यदि पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाते हैं और खासकर हमारे युवा, तो इन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बिल्कुल ही अपने जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अगर पशुपालन को अपनाते हैं तो असीम संभावना है पशुपालन विभाग में। पशुपालन में असीम संभावना है, चाहे वो बकरी पालन करें या भैंस पालन करें या गौ पालन करें या इसके अलावा डॉग ब्रीडिंग भी करते हैं ना, तो इसमें मार्केट अभी भी खाली है। डॉग ब्रीडिंग की आपने बात कही, तो डॉग ब्रीडिंग मतलब वे पशुपालक भाई जो गाय भैंसों से हट के जो करना जो चाहते हैं, शहर के आसपास है शहर के पशुपालन। आसपास है ना, क्योंकि डॉग उनके जो लिए। होता है शहर में ही बिकता है। पशुपालन से जुड़े स्वरोजगार है सर, जैसे गोकास्ट भी है और दूध से जुड़े हुए उत्पाद हैं सर, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर गोकास्ट तो हमारा पशुपालन विभाग कभी गोकास्ट को ज़्यादा एक्सेस मात्रा में गोबर हो तो बना लें, जी लेकिन गाय के गोबर को गोबर गैस बना के यूज़ करना, ज़मीन की फर्टि कैपेसिटी बढ़ाना, वो ज़्यादा अच्छा है जलाने के बजाय उसको। जी। खरे जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आजकल गौमूत्र से भी कीटनाशक काफ़ी जी बन रहे हैं और गोकास्ट का भी शहरों में तो काफ़ी डिमांड है। इसके अलावा आजकल जो मूर्तियाँ भी बन रही हैं इससे, और मतलब खाद में जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो बहुत बड़ी उपयोगिता है ही है कि आजकल ऑर्गेनिक जो खेती है उसका भी काफ़ी प्रचलन है, तो खाद के रूप में तो गोबर का यूज़ कर ही सकते हैं। साथ में गोकास्ट का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। और उसके अलावा गो उत्पादन में जैसे दूध है, दूध से बने पदार्थ है, मठा है, पनीर है, मावा है, इस सब की भी काफ़ी डिमांड 12 महीने बनी रहती है कुछ ना कुछ। ये पशुपालन से जुड़े हुए ये जी, व्यवसाय उत्पाद है जितने हैं। इसी साथ में दुग्ध से जुड़े हुए भी कुछ व्यवसाय हैं। दुग्ध से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं वही है कि आप दुग्ध को एक पैकेट में पैक करके आप शहरों में बेच सकते हैं। इसके अलावा उसका पनीर है और मठा है, ये गर्मी में तो खैर बहुत ही डिमांड रहती है। त्योहारों के समय में ये खोआ और मावा, इसकी बहुत अच्छी डिमांड रहती है। जी तो ये सारे मतलब एक तरह से रोजगार के साधन हैं, अपने साथ साथ और लोगों को भी इसमें रोजगार दे सकते जी। हैं। डॉक्टर साहब, नए युवा बिल्कुल पशुपालन और उससे जुड़े हुए व्यवसाय को अपना रहे हैं, जैसे कि खरी जी ने बताया कि और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जिसमें वो लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नए पशुपालक भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देश समृद्धि की ओर है, देश में समृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। पहले हमारा देश में मतलब अन्न भी पूरा नहीं होता था, पूरा है ना, पर आम जनता के लिए खाने के लिए पेट भरने की व्यवस्था नहीं थी। आज हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट है। अब हमें अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है, लोगों को क्वालिटी फूड प्रोवाइड करना है उनको। तो जब तक पशुपालन नहीं करेंगे युवा हैं, जैसे दूध है, पनीर है, अंडा है, मांस है, मुर्गी का जो उत्पाद हैं वो है ना, तो ये देश में इसका भविष्य उज्जवल है और देश की समृद्धि में भी इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और जनरल न्यूट्रिशन से चाइल्ड हेल्थ और चाइल्ड मोर्टिलिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। युवाओं के लिए एक ये बहुत ही अच्छा अवसर है, यदि आप पशुपालन करते हैं तो निश्चित ही एक लाभ का धंधा बन सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे पशुपालक भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। निखिल खरे जी, साथ ही आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने भी हमारे पशुपालक भाइयों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करें। तो दोस्तों, आज का हमारा यह प्रोग्राम यहीं तक था। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर एक नए प्रोग्राम में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।